द ग्रेट ह्यूमन यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन की यात्रा। डॉक्टर पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में याद किया जाता है, ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में अपने योगदान के माध्यम से देश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। विनम्र शुरुआत और अटूट दृढ़ संकल्प से चिन्हित उनकी जीवन यात्रा दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। आइए इस उल्लेखनीय व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानें और उनकी महानता की जड़ों को उजागर करें। 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप शहर रामेश्वरम में जन्मे अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे, जबकि उनकी मां अशियम्मा एक गृहिणी थी। वित्तीय बाधाओं के बावजूद उनके माता पिता ने उनमें ईमानदारी, कड़ी मेहनत और करुणा के मजबूत मूल्य पैदा किए। अब्दुल कलाम की ज्ञान के प्रति प्यास छोटी उम्र से ही स्पष्ट हो गई थी। उन्होंने रामनाथपुरम में श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने गणित और विज्ञान में गहरी रुचि दिखाई। अपर्याप्त संसाधनों और सुविधाओं जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अतृप्त जिज्ञासा और सीखने की अथक इच्छा प्रदर्शित करते हुए अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने भौतिकी में डिग्री हासिल करने के लिए तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रति उनके जुनून ने उनके कॉलेज के वर्षों के दौरान उड़ान भरी, जब वह आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में शामिल हुए। अब्दुल कलाम की पेशेवर यात्रा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से शुरू हुई। उनके प्रारंभिक वर्ष मिसाइल प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान में अभूतपूर्व अनुसंधान द्वारा चिन्हित किए गए थे। उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLVIII के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया। डॉक्टर कलाम की यात्रा 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक होने के बाद शुरू हुई, जब वह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में शामिल हुए। हालांकि उन्होंने शुरुआत में एक छोटे होवरक्राफ्ट को डिजाइन करने पर काम किया, लेकिन जल्द ही उन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण में अपनी असली पहचान मिल गई। डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रो सतीश धवन जैसे प्रख्यात वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में डॉक्टर कलाम ने खोज और नवाचार की यात्रा शुरू की। 1969 में जब वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में शामिल हुए तो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। यहाँ उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLVIII प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक निकट 1980 में पृथ्वी की कक्षा। डॉक्टर कलाम के दूरदर्शी नेतृत्व और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति की नींव रखी। 1970 और 1990 के दशक के दौरान डॉक्टर कलाम ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व किया, जिनमें ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP का विकास शामिल था। उनके नेतृत्व में भारत ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के सफल विकास के साथ मिसाइल प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। अंतरिक्ष और मिसाइल प्रौद्योगिकी में अपने योगदान के अलावा डॉक्टर कलाम ने भारत के परमाणु कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सचिव के रूप में उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के प्रति डॉक्टर कलाम का समर्पण पारंपरिक सीमाओं से परे था। अपनी वैज्ञानिक गतिविधियों के साथ साथ उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौतियों का समाधान विकसित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ सहयोग किया। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोमा राजू के साथ उनकी साझेदारी से कम लागत वाले कलाम राजू स्टेंट और मजबूत कलाम राजू टैबलेट का निर्माण हुआ। दोनों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच में सुधार करना था। APJ अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने 922,884 के महत्वपूर्ण चुनावी वोट के साथ 2002 का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद के नारायणन का स्थान लिया। कलाम की उम्मीदवारी को व्यापक समर्थन मिला, विशेषकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। अपने राष्ट्रपति पद के दौरान कलाम अपने सुलभ और विनम्र व्यवहार के लिए जाने जाते थे, जिन्हें अक्सर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम या श्रीमान राष्ट्रपति कहा जाता था। नागरिकों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के कारण उन्हें प्यार से जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था।
कलाम के कार्यकाल को कई महत्वपूर्ण निर्णयों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसमें भारत में समान नागरिक संहिता के लिए उनका समर्थन और लाभ के कार्यालय विधेयक पर हस्ताक्षर करने जैसे कठिन निर्णयों में उनकी भागीदारी शामिल थी। हालांकि उन्हें दया याचिकाओं पर सीमित कार्रवाई के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके राष्ट्रपति पद के दौरान उन्हें सौंपी गई 21 में से केवल 1 पर ही कार्रवाई की गई थी। अपने कार्यकाल के अंत में ऐसी अटकलें थीं कि कलाम दूसरे कार्यकाल पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति पद को राजनीतिक प्रक्रियाओं से दूर रखने की इच्छा का हवाला देते हुए इसके खिलाफ फैसला किया। पद छोड़ने के बाद कलाम शिक्षा जगत में सक्रिय रहे। उन्होंने विभिन्न संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसरशिप ली और व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट जैसी पहल में खुद को शामिल किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और भ्रष्टाचार से लड़ना था। अपने योगदान के बावजूद कलाम को कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसे मुद्दों पर अपने रुख के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जहां उन्होंने स्थानीय समुदायों के विरोध के बावजूद इसकी स्थापना का समर्थन किया था। हालांकि वह समृद्ध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहे। कलाम अपने परिवार, विशेषकर अपने बड़े भाई बहनों से गहराई से जुड़े रहे, जिन्हें वे बहुत प्यार करते थे। उनकी सरल जीवन शैली उनके विनम्र स्वभाव को दर्शाती थी। उन्होंने भौतिकवाद को त्याग दिया। उनके पास केवल कुछ ही संपत्ति थी, जिसमें किताबें, उनकी प्रिय वीणा और सीडी प्लेयर और लैपटॉप जैसी आवश्यक चीजें शामिल थीं। जल्दी उठने और जल्दी सोने की उनकी प्रतिबद्धता उनके अनुशासित चरित्र का प्रमाण थी। धर्म और अध्यात्म कलाम के जीवन की आधारशिला थे। एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम के रूप में उन्होंने रमजान के दौरान दैनिक प्रार्थना और उपवास का पालन किया, जो उनके पिता ने उन्हें सिखाया था, जिन्होंने अंतर्धार्मिक सम्मान और संवाद पर भी जोर दिया था। कलाम के पालन पोषण ने उन्हें विविध धार्मिक परंपराओं से अवगत कराया, जिससे उनमें धर्मों की एकता और आपसी समझ के महत्व में विश्वास पैदा हुआ। उन्होंने अक्सर इस बात पर जोर दिया कि सच्ची मानवता धर्म को विभाजनकारी उपकरण के रूप में उपयोग करने के बजाय उसके माध्यम से दोस्त बनाने में है। कलाम की अद्भुत समन्वयवादी ने उन्हें भारत भर के लोगों का प्रिय बना दिया। उन्होंने हिंदू परंपराओं को अपनाया, संस्कृत सीखी और कर्नाटक संगीत और तमिल कविता में आनंद पाया। अपने पूज्य गुरु प्रमुख स्वामी सहित आध्यात्मिक नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों ने उन्हें अधिक एकजुट और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध भारत की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। कलाम ने प्रमुख स्वामी की सादगी और करुणा की बहुत प्रशंसा की, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अपनी अंतिम पुस्तक ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी में कलाम ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा और अपने गुरु के परिवर्तनकारी प्रभाव पर विचार किया। उनके शब्द, जो बाद में लगभग भविष्य सूचक थे, एक ईश्वर तुल्यकालिक कक्षा में होने की बात करते थे, जो सांसारिक चिंताओं से परे एक आध्यात्मिक प्रगति की ओर इशारा करते थे। अब्दुल कलाम का जीवन केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में नहीं था, बल्कि एकता, सम्मान और आध्यात्मिक विकास के सार को मूर्त रूप देने के बारे में भी था। वह लाखों लोगों के लिए एक शाश्वत प्रेरणा बने हुए हैं, जो हमें सादगी, अखंडता और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज की शक्ति की याद दिलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। स्वराज।